नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विलियम शेक्सपियर की बेहद ही दर्दनाक ट्रेजेडी किंग लियर। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है मेरी वीडियो से। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या होगा अगर एक राजा अपनी ही समझ पर इतना घमंड करे कि वह सच्चे और झूठे प्रेम में अंतर ही ना कर सके? क्या होगा अगर सत्ता छोड़ने के बाद भी वह खुद को राजा समझता रहे? यही कहानी है किंग लियर की, शेक्सपियर की सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक ट्रेजेडी। किंग लियर 1605 से 1606 के बीच में लिखा गया जैकोबिन एज की एक महान ट्रेजेडी है। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि अहंकार, विश्वासघात, अंधविश्वास और मानवीय पीड़ा की कहानी है। इस नाटक में सत्ता का पतन और पारिवारिक संबंधों का टूटना साथ साथ चलता है। नाटक की शुरुआत होती है एक लव टेस्ट से, जहां लियर अपनी 3 बेटियों से अपने लिए प्रेम की घोषणा करवाता है। झूठी प्रशंसा करने वाली बेटियां सत्ता पा जाती हैं और सच्ची बेटी कॉर्डेलिया को निर्वासित कर दिया जाता है। यहीं से शुरू होता है ट्रेजेडी का वास्तविक बीज। इसी के पैरेलल एक और सब प्लॉट चलता है ग्लूसेस्टर और उसके 2 बेटों एडगर और एडमंड का, जो बिट्रेयल और ब्लाइंडनेस की थीम को और गहरा बना देता है। किंग लियर हमें सिखाता है कि सच्चाई को पहचानने में देर हो जाए तो पश्चाताप भी जीवन नहीं बचा सकता। आइए अब इस महान ट्रेजेडी को एक्ट बाय एक्ट समझते हैं। किंग लियर विलियम शेक्सपियर की एक पावरफुल ट्रेजेडी है जो 1605 से 1606 के बीच में लिखी गई थी। इसका जॉनरा है ट्रेजेडी। अब बात करते हैं इस प्ले के सोर्सेज की। किंग लियर पूरी तरह ओरिजिनल स्टोरी नहीं है। शेक्सपियर ने कई हिस्टोरिकल और लिटरेरी सोर्सेज का यूज़ करके इस ट्रेजेडी को क्रिएट किया। सबसे पुराना सोर्स है जॉफ्रे ऑफ मॉनमाउथ की हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया, 12th सेंचुरी। यहीं से किंग लियर की ओरिजिनल लीजेंड मिलती है, जिसमें वह अपनी 3 डॉटर्स में किंगडम डिवाइड करता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है राफेल हॉलिंशेट की क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड 1587। यह शेक्सपियर का मेन हिस्टोरिकल सोर्स था। हॉलिंशेट में लियर की स्टोरी मिलती है, लेकिन वहाँ एंडिंग ट्रैजिक नहीं है। लियर बाद में रीस्टोर हो जाता है। दूसरा मेजर सोर्स है द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, 1594 में लिखी गई थी। इस ने शेक्सपियर को मेन प्लॉट की स्ट्रक्चर दी, लेकिन शेक्सपियर ने हैप्पी एंडिंग को चेंज करके फुल ट्रेजेडी बना दिया। अब अगर हम सब प्लॉट की बात करें तो ग्लूसेस्टर, एडगर और एडमंड की स्टोरी सर फिलिप सिडनी की आर्केडिया 1590 से इंस्पायर्ड है। आर्केडिया में पैफेलगोनियन अनकाइंड किंग और उसके 2 बेटों की स्टोरी मिलती है, जिसे शेक्सपियर ने अडॉप्ट करके पैरेलल सब प्लॉट बनाया। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस भी माने जाते हैं, जैसे स्पेंसर की द फेरी क्वीन, कैमडन की द रिमेनिस और उस समय के रियल लीगल केसेस जहां फैमिली इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स कॉमन थे। किंग लियर की प्रोडक्शन हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1681 में नॉहम टेट ने इस प्ले का एडाप्टेशन किया। टेट को ओरिजिनल ट्रेजिक एंडिंग पसंद नहीं आई, इसलिए उसने स्टोरी बदल दी। उसके वर्जन में हैप्पी एंडिंग थी। कॉर्डेलिया और एडगर की शादी हो जाती है और सबसे बड़ा चेंज, लियर मरता नहीं बल्कि सर्वाइव करता है। लगभग 150 साल तक थिएटर्स में टेट का वर्जन परफॉर्म होता रहा। इससे हमें पता चलता है कि ऑडियंस टेस्ट के अनुसार लिटरेचर को मॉडिफाई भी किया जाता था। किंग लियर, अभी देखते हैं इसके ट्रैजिक एलिमेंट्स। किंग लियर एक क्लासिकल ट्रेजेडी है और इसमें एरिस्टोटल के ट्रैजिक एलिमेंट्स क्लियरली दिखाई देते हैं। लियर की हमाशिया है उसका ईगो और मिस जजमेंट। वह सच्चे और झूठे प्रेम में फर्क नहीं कर पाता। पेरिपेटिया यानी रिवर्सल तब आता है जब वह पावर खो देता है और होमलेस हो जाता है। एनाग्नोरेसिस यानी रियलाइजेशन उसे मैडनेस की अवस्था में होता है, जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और अंत में कैटास्ट्रॉफी, लियर और कॉर्डेलिया दोनों की डेथ। इसी स्ट्रक्चर की वजह से यह प्ले कंप्लीट ट्रैजिक पैटर्न फॉलो करता है। तो आइए अब इस प्ले के कुछ मेजर कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है किंग लियर, द ट्रैजिक हीरो। किंग लियर इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है और ट्रैजिक हीरो है। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस और उसकी हमाशिया है उसका ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस। वह सोचता है कि वह लव को मेजर कर सकता है, इवेंट्स को कंट्रोल कर सकता है और थ्रोन छोड़ने के बाद भी किंग बना रह सकता है। शुरुआत में लियर पावरफुल और अथॉरिटेटिव है, लेकिन धीरे धीरे उसका वर्ल्ड कोलैप्स होने लगता है। वह एक्साइल में चला जाता है, स्टॉर्म झेलता है, बिट्रेयल सहता है और अंततः मैडनेस की स्थिति में पहुंच जाता है। ट्रेजेडी का सबसे पेनफुल मोमेंट है जब उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अंत में वह कॉर्डेलिया की डेथ के शॉक से मर जाता है। सेकेंड कैरेक्टर है एडमंड। एडमंड प्ले का मेन विलन है। वह ग्लूसेस्टर का इलिजिटिमेट सन है
और अपने बास्टर्ड स्टेटस से नाराज है। वह अपने भाई एडगर को हटाने के लिए फोर्ज्ड लेटर बनाता है और अपने फादर को मैनिपुलेट करता है। एडमंड पूरी तरह अपॉर्चुनिस्टिक कैरेक्टर है। वह पावर के लिए किसी को भी बिट्रे कर सकता है। वह रीगन और गॉन्ड्रिल दोनों के साथ अफेयर रखता है। एडमंड एम्बिशन और सेल्फिशनेस का प्रतीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एडगर, द मॉरल सर्वाइवर। एडगर शुरुआत में नेव और इनोसेंट है, लेकिन परिस्थितियां उसे मैच्योर बना देती हैं। बैनिश्ड होने के बाद वह पुअर टॉम का डिस्गाइज लेता है। वह अपने ब्लाइंड फादर ग्लूसेस्टर की देखभाल करता है, जो उसकी लॉयल्टी को दर्शाता है। डवर क्लिफ सीन में वह अपने फादर को सुसाइड से बचाता है। एक्ट 5 में वह एडमंड को डिफीट करता है। प्ले के अंत में वही किंगडम का जॉइंट रूलर बनता है। एडगर अच्छाई, पेशेंस और मॉरल एंड्योरेंस का सिंबल है। नेक्स्ट है अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर, द पैरेलल ट्रेजिक फिगर। ग्लूसेस्टर लियर का पैरेलल कैरेक्टर है। लियर मेंटली ब्लाइंड है, जबकि ग्लूसेस्टर फिजिकली ब्लाइंड हो जाता है। वह एडमंड की चाल में आकर एडगर को बैनिश कर देता है, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल उसकी आंखें निकलवा देता है, जो प्ले का सबसे ब्रूटल सीन है। अंततः वह शॉक और डिस्पेयर से मर जाता है। ग्लूसेस्टर का सब प्लॉट मेन प्लॉट को मिरर करता है। नेक्स्ट है कॉर्डेलिया, द सिंबल ऑफ ट्रू लव। कॉर्डेलिया लियर की सबसे छोटी और सच्ची बेटी है। वह फॉल्स फ्लैटरी नहीं करती, इसलिए बैनिश कर दी जाती है। किंग ऑफ फ्रांस उससे बिना डाउरी शादी करता है। बाद में वह फ्रेंच फोर्सेस लेकर अपने फादर की मदद के लिए लौटती है, लेकिन ट्रेजेडी यह है कि उसकी लॉयल्टी का रिवार्ड डेथ है। एडमंड के आदेश पर उसे हैंग कर दिया जाता है। कॉर्डेलिया प्योर लव और मॉरल ट्रुथ का सिंबल है। नेक्स्ट है गॉन्ड्रिल एंड रीगन, द क्रूअल विलेंस। गॉन्ड्रिल और रीगन दोनों क्लासिक विलेंस है। वे शुरुआत में फॉल्स डिक्लेरेशन ऑफ लव करती हैं और बाद में अपने फादर को इंसल्ट और रिजेक्ट करती हैं। वे लियर को स्टॉर्म में भटकने के लिए छोड़ देती हैं। रीगन ग्लूसेस्टर को ब्लाइंड करवाने में शामिल होती हैं। दोनों एडमंड से प्यार करती हैं और जेलसी के कारण गॉन्ड्रिल रीगन को पॉइजन कर देती है। अंत में गॉन्ड्रिल सुसाइड कर लेती है। ये दोनों एम्बिशन और क्रुएलिटी का प्रतीक है। अब इस प्ले के कुछ माइनर कैरेक्टर देख लेते हैं। फर्स्ट है क्यूरन। क्यूरन ग्लूसेस्टर के हाउस का एक जेंटलमैन है। उसका रोल छोटा है, लेकिन वही एडगर को वार्निंग देता है कि उसके खिलाफ सस्पिशन है। इस तरह वह इनडायरेक्टली प्लॉट को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है ड्यूक ऑफ एल्बनी। एल्बनी गॉन्ड्रिल का हस्बैंड है। शुरुआत में वह काम और मीजर दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी वाइफ की क्रुएलिटी समझ आती है। अंत में वह जस्टिस की तरफ खड़ा होता है और एडमंड पर ट्रेजन यानी राजद्रोह का आरोप लगाता है। एल्बनी मॉरल अवेकनिंग का सिंबल है। नेक्स्ट है ड्यूक ऑफ बरगंडी। बरगंडी कॉर्डेलिया का स्यूटर है। जब लियर डाउरी हटा देता है तो बरगंडी शादी से पीछे हट जाता है। यह दिखाता है कि उसका लव प्रैक्टिकल था, इमोशनल नहीं। नेक्स्ट है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। कॉर्नवॉल रीगन का हस्बैंड है। वह वायलेंट और क्रूअल कैरेक्टर है। ग्लूसेस्टर को ब्लाइंड करवाने वाला वही है, लेकिन आयरनी यह है कि उसी सीन में सर्वेंट के हाथों वह घायल होकर मर जाता है। नेक्स्ट है अर्ल ऑफ कैंट। कैंट लॉयल्टी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लियर द्वारा बैनिश किए जाने के बाद भी वह डिस्गाइज लेकर उसकी सर्विस करता है। कैंट ट्रू लॉयल्टी और इंटीग्रिटी का प्रतीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट सर्वेंट या कॉर्नवेल का सर्वेंट है। जब कॉर्नवेल ग्लूसेस्टर को ब्लाइंड कर रहा होता है तो यह सर्वेंट अपने मास्टर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह जस्टिस की आवाज़ है, भले ही उसकी जान चली जाए। नेक्स्ट है द फूल। फूल लियर का कंपेनियन है। वह जोक्स और रिडल्स के माध्यम से ट्रुथ बोलता है। वह लियर का मॉरल गाइड है। आयरनिकली फूल ही सबसे ज़्यादा वाइज कैरेक्टर है। नेक्स्ट है किंग ऑफ फ्रांस। किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया से बिना डाउरी शादी करता है। यह ट्रू लव और ऑनर का सिंबल है। वह कॉर्डेलिया की डिग्निटी को समझता है। नेक्स्ट है ऑसवाल्ड। ऑसवाल्ड गॉन्ड्रिल का स्टीवर्ड है। वह लॉयल है अपनी मिस्ट्रेस के प्रति, लेकिन मॉरली वीक है। एडगर उसे मार देता है क्योंकि वह ग्लूसेस्टर को हार्म करने की कोशिश करता है। ये माइनर कैरेक्टर्स भले ही सेंट्रल प्लॉट में कम दिखें, लेकिन ये प्ले की थीम्स लॉयल्टी, बिट्रेयल, जस्टिस और मॉरलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो चलिए अब एक्ट वाइज इस प्ले की पूरी समरी को समझते हैं। फर्स्ट एक्ट, द फैटल मिस्टेक ऑफ प्राउड किंग। कहानी शुरू होती है एक बूढ़े राजा लियर से, जिसने जीवन भर राज किया। अब वह सोचता है कि समय आ गया है कि वह अपना किंगडम अपनी 3 डॉटर्स गॉन्ड्रिल, रीगन और कॉर्डेलिया में डिवाइड कर दे। लेकिन वह एक डेंजरस डिसीजन लेता है। वह एक लव टेस्ट रखता है। जो बेटी उसे सबसे ज़्यादा प्रेम का प्रदर्शन करेगी उसे सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। दरबार में गॉन्ड्रिल और रीगन अतिशयोक्ति भरी बातें करती हैं। वे कहती हैं कि वे अपने पिता से दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यार करती हैं। लियर खुश हो जाता है। अब कॉर्डेलिया की बारी आती है। कॉर्डेलिया वह सच्ची है, लेकिन चापलूसी नहीं करती। वह कहती है कि वह अपने पिता से उतना ही प्रेम करती है जितना एक बेटी को करना चाहिए। लियर का ईगो आहत हो जाता है। वह उसे डिसोन करता है और बैनिश भी कर देता है।
यहीं से ट्रेजेडी शुरू होती है क्योंकि लियर सच्चाई और झूठ में अंतर नहीं कर पाता। इसी एक्ट में ग्लूसेस्टर और उसके बेटों की सब प्लॉट भी शुरू होती है। एडमंड, जो कि ग्लूसेस्टर का इलिजिटिमेट चाइल्ड है, फोर्ज लेटर यानी जाली पत्र के माध्यम से अपने पिता को विश्वास दिलाता है कि एडगर ट्रेटर यानी विद्रोही है। ग्लूसेस्टर भी अपने सच्चे बेटे को भगा देता है। दोनों पिता अपनी ही सच्ची संतान को खो देते हैं। अब बढ़ते हैं एक्ट 2 की तरफ, द कोलैप्स ऑफ अथॉरिटी। अब लियर अपनी बेटियों के घर रहने जाता है। उसे लगता है कि भले ही उसने थ्रोन छोड़ दिया हो, उसकी अथॉरिटी बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे गोंड्रिल उसके नाइट्स की संख्या कम कर देती है। वह उसे नियंत्रित करने लगती है। लियर दुखी होकर रीगन के पास जाता है, लेकिन वहाँ भी वही अपमान मिलता है। दोनों बहनें मिलकर उसे प्रैक्टिकली बेघर कर देती हैं। केंट डिस्गाइज लेकर यानी भेस बदलकर लियर की सेवा करता रहता है, लेकिन लियर अब पावरलेस होता जा रहा है। इस एक्ट के अंत तक पॉलिटिकल और फैमिली ब्रेकडाउन साफ दिखाई देने लगता है। एक्ट 3, द स्टॉर्म ऑफ मैडनेस एंड क्रुएलिटी। अब कहानी अपने इमोशनल पीक पर पहुंचती है। लियर तूफान में भटक रहा है। बाहर का स्टॉर्म उसके अंदर के मेंटल स्टॉर्म का प्रतीक है। वह धीरे धीरे सैनिटी यानी अपनी मेंटल हेल्थ खोने लगता है। उसके शब्द बिखर जाते हैं, उसका माइंड असंतुलित हो जाता है। इसी बीच एडगर पुअर टॉम बनकर सामने आता है। ग्लूसेस्टर सीक्रेटली लियर की मदद करता है, लेकिन एडमंड उसे बिट्रे कर देता है। कॉर्नवॉल ग्लूसेस्टर की आंखें निकलवा देता है। यह प्ले का सबसे क्रूअल सीन है। अब ग्लूसेस्टर फिजिकली ब्लाइंड है और लियर पहले से ही मेंटली ब्लाइंड था। एक्ट 4, रिकॉग्निशन थ्रू सफरिंग। अब सफरिंग अपने चरम पर है। ग्लूसेस्टर मरना चाहता है। वह डवर की चट्टान से कूदना चाहता है, लेकिन एडगर उसे बचा लेता है। उधर कॉर्डेलिया फ्रांस से लौटती है। वह अपने पिता को ढूंढती है और उसकी सेवा करती है। जब लियर उससे मिलता है तो वह बदल चुका है। अब वह घमंडी राजा नहीं बल्कि पछताने वाला पिता है। उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। एल्बनी भी अपनी वाइफ की क्रुएल्टी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। एक्ट 5, द फाइनल कैटास्ट्रोफी। अंतिम बैटल होती है। फ्रेंच फोर्सेस हार जाती हैं। लियर और कॉर्डेलिया पकड़े जाते हैं। एडमंड सीक्रेटली कॉर्डेलिया की एग्जीक्यूशन का आदेश देता है। एडगर सामने आता है और एडमंड को डुएल में हरा देता है। सच्चाई सामने आती है। गोंड्रिल जेलसी में रीगन को पॉइजन दे देती है और फिर खुद भी सुसाइड कर लेती है, लेकिन कॉर्डेलिया को फांसी दे दी जाती है। लियर उसकी डेड बॉडी को गोद में लेकर रोता है और उसी दुख में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अंत में एल्बनी, केंट और एडगर बचते हैं, लेकिन किंगडम बचने के बावजूद ट्रेजेडी पूरी हो चुकी है। किंग लियर एक ऐसी ट्रेजेडी है जहां ईगो, ब्लाइंडनेस और बिट्रेयल यानी धोखा मिलकर एक पूरे परिवार और राज्य को नष्ट कर देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सच्चाई को समय पर नहीं पहचाना जाता तो पछतावा जीवन को नहीं बचा सकता। तो चलिए इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देख लेते हैं। फर्स्ट कोट है, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन। ये किंग लियर का कोट है। यह कोट प्ले की शुरुआत में आता है जब लियर अपनी बेटियों से सार्वजनिक रूप से प्रेम की घोषणा करवाता है। यहाँ लियर अपनी छोटी बेटी कॉर्डेलिया से कहता है कि नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, यानी अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कॉर्डेलिया सच्चे प्रेम में विश्वास करती हैं, दिखावे में नहीं, इसलिए वह नथिंग कहती है। सेकेंड कोट है, आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर। यह रीगन का कोट है। यह कोट रीगन जब वह अपनी बड़ी बहन गोंड्रिल के बाद अपने प्रेम की घोषणा करती हैं। रीगन कहती है कि वह अपनी बहन की तरह ही है, यानी उसी मेटल यानी उसी स्वभाव और गुण की बनी है। ऊपर से यह वाक्य प्रेम और समानता दिखाता है, लेकिन वास्तव में यह उसकी हिपोक्रेसी को दिखाता है। थर्ड है, कम नॉट बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज रैथ। ये किंग लियर का कोट है। जब केंट उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है तो लियर खुद को ड्रैगन यानी शक्तिशाली प्राणी कहता है। इससे उसकी ईगो और रॉयल प्राइड दिखाई देती है। नेक्स्ट है, दाउ नेचर आर्ट माई गॉडेस। ये एडमंड का है कोट। ये कोट एडमंड का है। एडमंड एक इलेजिटिमेट यानी अवैध पुत्र है। समाज उसे बास्टर्ड कहता है। वह कहता है कि वह समाज के नियमों को नहीं मानेगा, वह केवल नेचर को मानेगा। नेक्स्ट है, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। यह किंग लियर का कोट है। लियर अपनी बड़ी बेटी गोंड्रिल के व्यवहार से आहत होकर यह कहता है। सर्पेंट टूथ यानी लियर को लगता है कि उसकी बेटी ने उसे धोखा दिया है, लेकिन असल में गलती लियर की थी। उसने राज्य बांट दिया था, उसने सच्ची बेटी को निकाल दिया था। यह लाइन लियर की मानसिक टूटने की शुरुआत दिखाती है। वह अब पहली बार महसूस कर रहा है कि उसने बड़ी भूल की है। नेक्स्ट कोट है, दैट सच अ स्लेव एज दिस शुड वियर अ सोर्ड हु वियर्स नो ऑनेस्टी।
ये अर्ल ऑफ केंट का कोट है। केंट यह संवाद ओसवाल्ड के लिए कहता है। वह गुस्से में है क्योंकि ओसवाल्ड केवल अपनी मालकिन गोंड्रिल का चापलूस सेवक है, परंतु फिर भी तलवार धारण किए हुए हैं। यह संवाद दिखाता है कि दुनिया उलट पुलट हो गई है। जो लोग योग्य नहीं हैं वे सत्ता और शक्ति के प्रतीक धारण कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स, रेज ब्लो। ये किंग लियर का कोट है। यह नाटक का सबसे प्रसिद्ध स्टॉर्म सीन है। लियर अपनी बेटियों द्वारा अपमानित होकर तूफान में निकल जाता है। यहाँ वह प्रकृति को ललकारता है, वह हवाओं को चुनौती देता है, वह ज्यूस जैसे देवताओं को चुनौती देने जैसा व्यवहार करता है। लियर की मानसिक स्थिति बिखर रही है, वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है। यह सीन दिखाता है कि उसकी ट्रेजेडी अब अपने चरम की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट है आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट दैन सिनिंग। ये किंग लियर का कोट है। लियर कहता है कि उसने जितना पाप किया है उससे ज़्यादा उसके साथ पाप हुआ है। क्या यह सही है? हाँ, उसकी बेटियों गोंड्रिल और रीगन ने उसके साथ अत्याचार किया, लेकिन उसने खुद भी गलतियाँ की। यह लाइन लियर की सेल्फ पिटी यानी आत्मदया को दिखाती है। वह खुद को पीड़ित मानता है लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं स्वीकारता। यही उसकी ट्रेजेडी को और गहरा करता है। नेक्स्ट है आउट वाइल्ड सैली। ये ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल का कोट है। यह नाटक का सबसे भयानक दृश्य है। कॉर्नवॉल ग्लूसेस्टर की आंख निकालते समय यह कहता है, वाइल्ड जेली, आंख को घृणित पदार्थ की तरह बताना। यह केवल शारीरिक क्रूरता नहीं बल्कि मानसिक क्रूरता भी है। यहाँ शेक्सपियर दिखाते हैं सत्ता कितनी निर्दयी हो सकती है। नेक्स्ट है एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू दाउ गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। ये अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर का कोट है। अब ग्लूसेस्टर अंधा हो चुका है। वह कहता है कि हम देवताओं के लिए वैसे ही हैं जैसे शरारती लड़कों के लिए मक्खियाँ। मतलब इंसान शक्तिहीन है, भाग्य निर्दयी है, ईश्वर या देवता मनुष्यों से खेलते हैं। यह लाइन नाटक की कॉस्मिक ट्रेजेडी को दिखाती है। किंग लियर में ऐसा लगता है कि कोई न्याय नहीं है, अच्छे लोग भी कष्ट झेलते हैं, दुनिया क्रूर और अव्यवस्थित है, लेकिन अंत में एडगर और एल्बनी के माध्यम से थोड़ी नैतिक व्यवस्था वापस आती है। नेक्स्ट देखते हैं हाउल 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 ओ यू आर मैन ऑफ स्टोन्स। ये किंग लियर का कोट है। एक्ट 5 सीन 3 से लिया गया है। यह किंग लियर का सबसे हृदय विदारक यानी हार्ट ब्रेकिंग दृश्य है। लियर मंच पर कॉर्डेलिया की मृत शरीर को गोद में उठाकर प्रवेश करता है। अब वह राजा नहीं बल्कि एक टूटा हुआ पिता है। हाउल 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 यह शब्द एक्ट 3 के तूफान वाले दृश्य की याद दिलाता है। पहले वह प्रकृति को ललकार रहा था, अब वह स्वयं प्रकृति की तरफ विलाप कर रहा है। पहले उसका स्वर चुनौती था, अब उसका स्वर ग्रीफ में है। लियर दूसरों को पत्थर दिल कहता है। उसे समझ नहीं आता कि लोग उसकी तरह क्यों नहीं रो रहे हैं। उसका दुख इतना गहरा है कि उसे लगता है कि पूरी दुनिया को चिल्लाना चाहिए। शी इज़ गॉन फॉर एवर। यह ट्रेजेडी की अंतिम स्वीकृति है। कॉर्डेलिया जो सच्चे प्रेम की प्रतीक थी अब नहीं रही। लियर को अब अपनी गलती पूरी तरह समझ आती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लैंड मी अ लुकिंग ग्लास। यहाँ लियर आशा और भ्रम के बीच झूल रहा है। वह दर्पण मंगवाता है ताकि देख सके कि कॉर्डेलिया की सांस से कांच धुंधला होता है या नहीं। यह दिखाता है कि लियर की मानसिक टूटन, आशा और यथार्थ के बीच संघर्ष और एक फादर का अंतिम प्रयास अपनी बेटी को जीवित देखने का। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि किंग लियर प्ले आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि यूपीटी पीजीटी से रिलेटेड आपको कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।